हेलो हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग पर। सभी का मोस्ट वेलकम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके हिंदी अनिवार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पेपर। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और अब तो बिल्कुल एग्जाम पास में आ चुके हैं, अब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लगभग सभी विद्यार्थी जो है कोर्स ज्वाइन कर लिया है, रामबाण बैच ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो रामबाण बैच में प्यारे विद्यार्थियों बस आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रामबाण बैच के अंदर जो है आपको एक तो बुलेट क्लास पढ़नी है, रामबाण बैच में बुलेट क्लास जो दे रखी है वो पढ़नी है, और जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं 6-7 पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं वो आपको कवर करने हैं। और बाकी 2 नंबर वाले निबंधात्मक प्रश्न जो मैंने बताए हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, सबके अलग अलग मैंने क्लासें ले रखी हैं और ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से करवा रखा है। बस वही पढ़ना है, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया, हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों फटाफट ज्वाइन कर लेना। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, अगर यहाँ नीचे पट्टी चल रही है, वैसे ये देखिएगा अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, यहाँ पर जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इस पट्टी को पढ़ लीजिएगा। मैराथन सब कुछ मिलेगा, आराम से 3-4 दिन पढ़कर आराम से टॉप कर सकते हो आप। ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग और फटाफट रिवीजन हो जाएगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है आपके सामने। चलो देखिएगा, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ था? भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2003 से। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बी राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, इसको ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से याद करें। ठीक है, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? 2003 से, याद रखना। रेडियो समाचार के लिए उचित कथन है, यहां पे आप पढ़ेंगे चारों को। तो यहां पर देखो, समाचारों में आपसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि क्या है कि सभी की समझ में आ सके। बाकी जो अशिक्षित हैं वो तो बस प्यारे विद्यार्थी टीवी में देख सकते हैं, टीवी में देखकर समझेंगे, रेडियो को भी सुनते हैं, लेकिन अगर हम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो सबके समझ में आएगा वो। ठीक है, तो आम बोलचाल की भाषा को उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले तो टीवी कहां थी, रेडियो ही था, रेडियो से हम समाचार सुनते थे। ठीक है, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, हिंदी को कब राजभाषा स्वीकार किया गया ये बताना है। तो ध्यान रखना आप सभी ने, हिंदी को राजभाषा, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, हिंदी को राजभाषा घोषित किया। वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना आप सभी। ठीक है, फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिएगा कि भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। भाषा के स्थानीय रूप उसको क्या कहते हैं? तो भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है बोली। क्या कहा जाता है? बोली कहते हैं, बोली, या फिर आप उपभाषा भी कर सकते हैं। सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई, और बात सीधी थी पर कविता के आधार पर लिखी। तो सीधी सी बात भाषा के चक्कर में जो है प्यारे विद्यार्थियों जो है मतलब चक्कर में फंस गई थी। क्यों फंस गई थी? क्योंकि सीधी सी सरल सी बात थी, उसको सरल से शब्दों में कह देनी चाहिए, लेकिन नहीं कहा। उस भाषा को और आकर्षक बनाने के चक्कर में उसे नए नए शब्द जोड़े। ठीक है, तो इस वजह से जो है भाषा जो है अप्रिय बन गई। ठीक है, सीधी सी बात ही वो जो है वो टेढ़ी बन गई, ये बता सकते हैं आप सभी। भाषा के चक्कर में जो है वो टेढ़ी हो गई। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? और आलोक धनवाजी द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के आधार पर बताना है। तो आलोक धनवाजी का जो प्रमुख चैप्टर है, आलोक धनवाजी की जो प्रमुख कविता है वो है पतंग कविता। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया? पतंग को कहा गया। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखो आगे, अगला है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये निशा निमंत्रण से लिया गया है, बी आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, हर एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। इनको चाहे आप रट्टा लगा लो, ये याद होना चाहिए। पेपर में आपको 100% मिलेंगे यहां से। ठीक है, भक्तिन को किससे स्पर्धा करने वाले बताया गया? तो भक्तिन को प्रिय विद्यार्थियों हनुमान से स्पर्धा करने वाला बताया है, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? पहलवान की ढोलक अध्याय के आधार पर लिखी। पहलवान फणेश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक पाठ के लगे कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु। तो इसके आधार पर आपको बताना कि गांव में कौन कौन से रोग फैले हुए थे। तो इसमें हैजा, मलेरिया, ये रोग फैले हुए थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? अब यहां पे देखो उपन्यास पूछ रहा है। उपन्यास प्यारे विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी है जैसे कि मैंने इसको पहले यूट्यूब पर करवाया था, महेंद्र ब्यावर कोचिंग पर ही करवाया था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे यूट्यूब पर भी इसको मैंने करवा रखा था पहले, तो उसमें कमेंट कर रहे नहीं सर सूरज का 7वां घोड़ा नहीं होगा, अंधा युग होगा। अरे भाई अंधा युग क्या ना हो? देखो उपन्यास पूछ रहा है, उपन्यास तो यही है, सूरज का 7वां घोड़ा।
यहां पे जो ठंडा लोहा है ये धर्मवीर भारती का क्या है, क्या है बताओ, कविता है, ये कविता संग्रह है, ये कविता है। और अंधा युग नाटक है प्यारे विद्यार्थी, उपन्यास नहीं है, नाटक है। एक विद्यार्थी बोल रहा था कि अंधा युग होगा इसका आंसर, नहीं, नाटक है ये। और ठेले पर हिमालय ये भी इन्हीं के द्वारा है, धर्मवीर भारती द्वारा, ध्यान रखना। ये निबंध है प्यारे, ठेले पर हिमालय ये क्या है, निबंध है धर्मवीर भारती का। तो इसमें उपन्यास पूछा तो सूरज का सातवां घोड़ा ही होगा, ए राइट होगा इसमें, ए। ठीक है। भगत जी एक दिन में कुल कितने आने का चूर्ण बेचते थे, जनेंद्र कुमार अध्याय के लिखित अध्याय के आधार पर लिखना है। देखो जनेंद्र कुमार के द्वारा जो चैप्टर है, इनके द्वारा रचित जो अध्याय है वो है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन एक निबंध है। बाजार दर्शन पाठ में जो है यहाँ पर भगत जी एक दिन में कुल कितने आने कमाते थे, तो 6 आने कमाया करते थे। भगत जी किस दुकान पर जाते थे, पंसारी की दुकान पर जाते थे। वो अपनी आवश्यकता को समझते थे कि मुझे बाजार से क्या क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो वो पंसारी की दुकान पर जाया करते थे। फिर देखो यशोधर बाबू ने ध्यान लगाने के लिए कौन सा आसन लगाया था सिल्वर वेडिंग के आधार पर। अब ये तो अब देखो ध्यान तो भाई, अब ध्यान लगाए तो पद्मासन ही करना पड़ेगा ना। तो ये तो भले ही इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, हमें तो ऐसे ही पता है कि भाई हाँ ध्यान लगाने के लिए तो पद्मासन ही होता है, तो पद्मासन कर देना यहाँ पे। सिल्वर वेडिंग के आधार कहानी के आधार पर बता रहा हूँ, पद्मासन ही कर दियो, डी आंसर होता है इसमें, डी। ठीक है, डी करना। जिसे फूक मारकर ना पीना पड़े वे चाय कैसी, दिया गया कथन किसका है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखे, तो यह है यशोधर बाबू का कथन, यशोधर बाबू का। ठीक है, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे, किसंदा को। ये बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम आएगा। मंत्री नामक मास्टर ने कक्षा मॉनिटर किसे बना दिया था, जूद अध्याय के आधार पर लिखिए। मंत्री नामक मास्टर ने जो कक्षा अध्यापक तो वसंत पाटिल, भाई लेखक की मित्रता इसके साथ होती है ना, वसंत पाटिल के साथ। ठीक है, फिर क्योंकि ये भी पढ़ने में होशियार था, इसकी मित्रता जब वसंत पाटिल से होती है, ठीक है, लेखक की मित्रता जब वसंत पाटिल से होती है तो फिर वो लेखक का मन और पढ़ाई में मन लगने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शेर किसे माना गया है, अतीत में दबे पाव अध्याय के आधार पर। अतीत में दबे पाव ये है प्यारे विद्यार्थी ओम थानवी, इसके जो है प्रमुख लेखक हैं ओम थानवी। ठीक है, ओम थानवी। और इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। कुएं कितने मिले यहाँ से, 700 कुएं मिले, 700। खोज इसकी इसका अर्थ होता है मृतकों का टेला, खोज उसकी राखलदास बनर्जी 1922 में करता है। देखो फिर आगे, अब कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। पंडित रामदहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को खालिस्तान कहा है, तो सांकेतिक अर्थ को यहां पर जो है क्या कहा है, तो यहां पे आप देखो वाच्यार्थ भी इसका आंसर लिख सकते हैं, वाच्यार्थ क्या लिख सकते हैं, वाच्यार्थ भी कर सकते हो आप सभी यहां पे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप जो है चाहो तो वाच्यार्थ भी लिख सकते हैं, वाच्यार्थ। इसका आंसर चाहो तो आप सरलार्थ भी लिख सकते हैं, सरलार्थ। इसका आंसर आप चाहो तो अभिधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों तीनों चलेगा, कोई भी आप लिख सकते हो तीनों में से। ठीक है, सैनिकों ने कमर कस ली है, वाक्य में सब सकती है। भाई कमर कस ली है, ये कोई गाड़ी थोड़ी है जो को पानो ले रही है कमर कस देवा है, वो पानो तो गाड़ी खराब थोड़ी होगी जो को भाई को नट वट ढीला हो गया जो पानो ले रहा बाहर नट ने कसा। तो सैनिकों ने कमर कस ली। भाई कमर कभी कसी जाती है क्या, आपने देखा कभी कोई पेचकस लगाते हुए देखा कमर के, नहीं। तो थोड़ा सा हमें अटपटा वाक्य दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो लक्षणा सब सकती होगी। ठीक है, कि भाई वो राजू तो हवा से बातें करता है, देखिए हवा में बातें करते आज है, वो भगवान ने जो हवा में बात कर ली, ये थोड़ा टेढ़ा वाक्य दिखाई देनी, वो तो गद्दो है न, वो कुत्ता है न, वो यू है न, वो शेर है, कोई कुत्ता न, कोई शेर न, कोई गद्दा को नहीं है। थोड़ा अटपटा वाक्य दिखाई देनी तो समझ लो लक्षणा सब शक्ति होगी, यानी मुहारा लोकोक्ति का प्रयोग देखने को मिलेगा लक्षणा में। अभी तक तो बस सब जानो ये भाई सीधो वाक्य दे रखी है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ रही हो, रमेश पुस्तक पढ़ रही हो, आंसर मिल रही है तो समझ लो वो मतलब जिसका आंसर मिल जाए सीधो वाक्य है तो समझ लो अभिधा सब शक्ति है। बाकी अटपट वाक्य दिखाई दे समझ लक्षणा सब शक्ति। व्यंजना में तो मैंने बता ही दिया, कोई वाक्य दे रखा उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, ये एक वाक्य का हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग, तो वहां पर होती है व्यंजना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब यहां पर आप देखिएगा काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। अब 3 बेर कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। जैसे कि एक शब्द और लेता हूं, एक वाक्य और लेता हूं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई। तो कनक कनक 2 बार आ गए, प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार 3 बेर 2 बार आ गए, अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे यमक अलंकार देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया स्वभाव आदि के कारण समता प्रतिष्ठित की जाती है तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, वहां पर होता है प्यारे विद्यार्थी उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। अवधि या कालावधि एक ही बात है, अवधि को चाहे कालावधि बात एक ही है, अवधि कालावधि। शब्द का अंग्रेजी में सही पारिभाषिक शब्द क्या है, इसका आप लिख सकते हैं पीरियड। पीरियड जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, पीरियड चल रहा है, मतलब कौन सा काल चल रहा है, किसका है पीरियड। स्कूल के अंदर पीरियड होते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर,
जैसे मेरा हिस्ट्री का तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे मेरे बाद में ज्योग्राफी का आएगा, ज्योग्राफी टीचर आएगा, फिर अलग अलग पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, तो वो है। तो पीरियड मतलब कालावधि की बात हो रही है, पीरियड भी कर सकते हो आप, PERIOD पीरियड, ये कर सकते हो, पीरियड भी सकते हो। बाकी ट्रेम, TERM ट्रेम, ये भी कर सकते हो। डोरेशन भी आप लिख सकते हैं, डोरेशन यानी कालावधि, DURATION डोरेशन, DURATION डोरेशन यानी कालावधि, ये भी कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। फिर यहां पे देखो अब्स्ट्रैक्ट शब्द का हिंदी में सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट, इसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका होगा अमूर्त। क्या होगा? अमूर्त, अमूर्त हो जाएगा, अमूर्त, अमूर्त, ठीक है। तो ये थे आपके सामने रिक्त स्थान वाले, बाकी मैंने और भी लिए, जैसे कि आपके रिक्त स्थान में ऐसे प्रश्न आएंगे तो देखो ये कवर कर लेना, मैं कह रहा हूं 100% रिक्त स्थान वाला यहां से बनेगा आपके। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा आप लिख सकते हो, भाषा, भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। बोली भी लिख सकते हो, बोली भी एक मौखिक अभिव्यक्ति का ही माध्यम है, तो इसमें आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा जो है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। फिर देखो भाषा का जो लिखित रूप ही वो क्या कहलाता है? तो भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। घोड़ी सवारी के काम आता है। अब बात सही है भाई, जो घोड़ा होता है, घोड़ा वो सवारी के काम ही आवे भाई, ऊपर सवारी के काम ही आवे ना घोड़ो, तो सीधो वाक्य है, तो समझ लो अभिधा सब शक्ति होगी यहाँ पे, बिना सोचे समझे यहाँ पे कर देना अभिधा सब शक्ति, ठीक है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है। लक्षणों पर आधारित मतलब लक्षण ही होगी, ठीक है। लक्षणों पर आधारित शब्द का बोध कराने वाली शक्ति जो होगी वो लक्षण सब शक्ति होगी। अगर यही पर होता कि वाच्यार्थ पर आधारित अर्थ का बोध करने वाली शक्ति कौन थी, तो वाच्यार्थ, सरलार्थ, तो वहां हम करते अभिधा सब शक्ति। अगर यहां पर होता कि व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्दों का बोध कराने वाली शक्ति कौन, तो फिर हम करते व्यंजना सब शक्ति, ठीक है, समझ रही हो नहीं। चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? च च च च, बार बार छ वर्ण की आवर्ती के कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अभी हमने जैसे कि कनक कनक 2 बार आया है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, अब ये आया था ना, तो देख लो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न। फिर देखो आगे और आपके सामने ये देखो निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिएगा। नोटिस, नोटिस यानी सूचना होता है, नोटिस मीन्स सूचना। नोटिस मीन्स क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सूचना देना होता है, सूचना देना, ठीक है। सर्कुलर यानी होता है परिपत्र, सर्कुलर मीन्स क्या होता है? परिपत्र होता है, ठीक है। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश एक शब्दकोश, शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक ग्रुप, ठीक है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जिसे किसी भाषा के शब्दों को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। शब्दों का एक समूह, यह होता है शब्दकोश, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान, ये याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता, तो ये याद कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो बख्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था, यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर देखो आगे, यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकताओं का आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकताओं से आचरण करने पर यह कहकर बुलाते थे कि वो तो क्या है कि बेवकूफी भरा या व्यवहार, ठीक है, व्यवहारिक कहकर उसे मतलब पुकारते थे, उसका मजाक बनाते थे। कौन? यशोधर बाबू, ठीक है। उसे पारंपरिक रीति रिवाज की याद दिलाते थे कि पहले हम ऐसे रहते थे, ऐसे क्या करते थे, और अब तू बूढ़ी, अब यहाँ क्या करने लागी है, सज धज नखरो करने लाग रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बता देना। सिल्वर वेडिंग से इस कहानी से क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग कहानी से क्या आशय? ये कहानी जो है 2 पीढ़ियों के मध्य, ठीक है, 2 पीढ़ियों के मध्य अंतराल, 2 पीढ़ियों के बीच वैचारिक टकराव का इसके अंदर चित्रण है, जिसमें एक तरफ यशोधर बाबू होते हैं, और एक तरफ यशोधर बाबू, और दूसरी तरफ जो है यशोधर बाबू की पत्नी और यशोधर बाबू के जो पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र पुत्री जो भी है, वो क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक, और यशोधर बाबू भाई पुरानी परंपरा के समर्थक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पीढ़ियों के बीच जो यहाँ पे टकराव का चित्रण किया गया है, ऐसे आप बता सकते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी, ठीक है। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था प्यारे विद्यार्थी? लक्ष्मी था ना, ये तो बता दिया ना मैंने, बख्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी। यशोधर बाबू अपने घरवाली का, अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा ये हो गया। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक ने पिता ने पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी? जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी?
जूझ कहानी के आधार पर आप बता सकते हैं कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी थी क्योंकि लेखक के पिता जो है खुद तो काम नहीं करते थे, ठीक है, खुद काम ना कर कर जो है सभी काम जो है अपने पत्नी और बच्चे से करवाते थे, इसलिए जो है लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी, बस ये लिख देना। और खुद जो है बिल्कुल भी काम नहीं करते, बस इधर उधर टहलते, बेमतलब की बातें करते, गांव में इधर उधर घूमते फिरते, ठीक है, ऐसे बता देना, ऐसे लिख देना इसका आंसर। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? कविता से लगाव के बाद लेखक को अच्छा लगना इसीलिए, अकेले रहना इसीलिए अच्छा लगने लगा कि भाई लेखक अकेले में जो है वो जोर जोर से मतलब कविता को उच्चारण करता, जोर जोर से बोलता था, ठीक है, और अकेले में वो डांस भी कर सकता था, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। कवि रघुवीर शाह की किन दो रचनाओं के नाम लिखेगा? कवि रघुवीर शाह, कोई भी दो रचनाएं आपको बतानी है रघुवीर शाह जी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये लोग भूल गए हैं। बाकी महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ या फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो कहता हूं कि इन सभी प्रश्नों को जो है ना आप जरूर याद कर ले, ठीक है, और ये याद करना ही है आपको, इनको छोड़ मत देना, ऐसा नहीं हो कि भाई इनको छोड़ देवे, क्योंकि ये प्रश्न 100% मैं लिख के दे देता हूं कि एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बस प्यारे विद्यार्थियों ये थे प्रश्न, ठीक है। जूझ कहानी का दर बताइए कि लेखक ने पिता पढ़े जो ये बता देना मैंने जो बताया है, ठीक है। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगना? तो कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेला रहना इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि अकेले में वे अपनी भावना और विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाता था, कविताओं के माध्यम से अपने मन की बातें समझ सकता था, ऐसे आप इसका आंसर लिख देना, ठीक है। कवि रघुवीर शाह की दो रचनाएं तो मैंने बता दिया ना, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये प्रमुख इनकी जो है रचनाएं होगी। बाकी महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखना, महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। स्कूल में अगला प्रश्न देखो 11वां कि स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में जो है वो कब लगने लगा जूझ कहानी के आधार पर? तो स्कूल में लेखक का पढ़ाई में तब लगने लगा मन जब उसे कविता और साहित्य में रुचि हुई, ठीक है। जब लेखक की कविता में रुचि हुई तब उसका पढ़ाई में मन लगने लग गया। साथ ही अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन ने उसकी पढ़ाई में जो है बौद्धिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया उसने, ठीक है। और कक्षा का होशियार बालक था वसंत पाटिल, उसके साथ भी जब लेखक की दोस्ती होती है तब लेखक का जो है पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना ये, ठीक है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुद्रित माध्यम यानी कि किसकी बात हो रही है? समाचार पत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समाचार पत्र की। तो मुद्रित माध्यम में यहां पर आप बता सकते हैं, अगला प्रश्न पत्रकारिता लेखन में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें भी आप यहाँ पे बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों समाचार पत्र के बारे में। भाई समाचार पत्र जब लिखा जा रहा है तो उसमें जो प्रमुख बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इसमें जैसे स्पष्टता, संक्षिप्तता और सटीकता, ठीक है, इनका हमें पालन हो, ठीक है नहीं। और इसके लिए जो है लिखते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा जैसे सरल होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि सभी के समझ में आ सके, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और भाषा जो है हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी के समझ में आ सके, पढ़ने वाले के श्रोताओं के जो है समझ में आ सके, ठीक है। और साथ ही आप इसमें यह बता सकते हैं कि पाठक के लिए आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए भाषा, और इस प्रकार से जानकारी को जो है संक्षिप्त रूप में जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हैं प्रिंट मीडिया। हाँ, मुद्रित माध्यम को आप प्रिंट मीडिया भी कह सकते हो, समाचार पत्र भी कह सकते हो। पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी लिखो, पत्रकारिता लेखन ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता लेखन के बारे में बता सकते हैं आप कि पत्रकारिता लेखन जो है ये एक गैर काल्पनिक लेखन की एक शैली होती है जो तथ्यात्मक जानकारी को स्पष्ट, संक्षिप्त और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करती है, ठीक है। यह है पत्रकारिता लेखन। इसमें इसके बारे में ये बता दूं, ये जो है समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए समाचार घटनाओं और कहानियों की रिपोर्ट पर जो है वो रिपोर्टिंग पर केंद्रित है। इसमें प्रमुख विशेषताओं में वस्तुनिष्ठता, सटीकता, निष्पक्षता और समयबद्धता शामिल है इसमें, ठीक है। और ये सबसे अहम बात है पत्रकारिता लेखन में। इसमें समाचार लेखन की किस शैली का उपयोग होता है? इसमें उल्टा पिरामिड शैली का जो है इसके अंदर उपयोग होता है। उल्टा पिरामिड शैली का आपको पता ही है प्यारे विद्यार्थियों, 3 भाग है, इंट्रो है, बॉडी है, समापन है। तो इसमें भी याद रखना पत्रकारिता लेखन में भी किसका प्रयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे पत्रकारिता लेखन की? कि ये एक गैर काल्पनिक लेखन की एक शैली है जो तथ्यात्मक जानकारी को स्पष्ट, संक्षिप्त और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे। ये मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, ठीक है।
और फिर यहाँ पे देखो अध्यापक और छात्र के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिएगा। तो गृह कार्य करने को 5 वाक्य आप यहां पर बता सकते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले जो है टीचर को मतलब शिक्षक ने छात्र को इस प्रकार से पूछना चाहिए कि होमवर्क पूरा किया नहीं किया, ठीक है। तब छात्र उत्तर देगा हाँ मैंने प्रस्तुत कर लिया। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ये तो हर कोई बता देगा, सही है। तो मतलब स्टूडेंट से पूछेंगे कि भाई आपने मतलब टीचर पूछेगा स्टूडेंट से कि आपने काम पूरा किया नहीं किया, तो स्टूडेंट कहेगा हाँ मैंने पूरा किया, ठीक है, और याद किया नहीं किया। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको बताना है। वैसे ऐसा आपके नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख देना, एक बार बता ही देना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप बताना इसमें, जैसे शिक्षक क्या पूछेगा कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तब स्टूडेंट की ओर से जवाब आएगा जी सर, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न आप पूछेंगे कि जैसे स्टूडेंट कहेगा कि लेकिन मुझे एक प्रश्न में थोड़ी परेशानी आ रही है, इस प्रकार से जो स्टूडेंट पूछेगा वापस टीचर को कि मुझे एक प्रश्न में समस्या आ रही है, तब टीचर कहेगा कि कोई बात नहीं मुझे दिखाओ मैं मदद करता हूं, ठीक है। और फिर जो छात्र अपनी कॉपी शिक्षक को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हैं इसमें 5 वाक्य, ठीक है। और फिर छात्र ने धन्यवाद दिया और कहा अब मुझे समझ आ गया है। तो यहाँ पे इसमें इस प्रकार से यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। वैसे तो आपके इस प्रकार से नहीं आएगा, फिर भी पूछ भी ले तो इस तरीके से आप बता देना भाई जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में क्या संवाद होता है, ठीक है। भाई स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा तो वो टीचर के बीच जो है वो क्या क्या मतलब आपस में वाद विवाद होगा, ठीक है। आपस में जो है वो बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न तो वो टीचर को पूछेगा। अब क्या क्या प्रश्न पूछेगा वो आपको यहाँ पे बताना है, लिखना है, ठीक है। अभी जैसे इसमें तो ऐसे बता रखा था, वैसे मैंने जो बोला है वही, तो इसे बता देना आप। फिर यहाँ पे देखो बात सीधी थी पर कविता के मूल संवेदना क्या है। पहले तो बताओ बात सीधी थी, ये कविता किसकी है, कुंवर नारायण की। और ये जो है प्यारे विद्यार्थियों इस कविता की मूल संवेदना बतानी है तो ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, ये ली गई है कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से ये बात सीधी थी कविता ली गई है, ठीक है। इस कविता की मूल संवेदना यही है कि भाई कोई सीधी सी सरल सी बात है, उसको हमें सरल से शब्दों में स्पष्ट शब्दों में कह देनी चाहिए, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए, ठीक है। सीधी से सरल सी बात है उसको पेश कर देनी चाहिए, ठीक है। उसको मतलब और आकर्षक बनाने के चक्कर में उसमें जटिलता उत्पन्न हो जाती है, ऐसा इसमें जो है इसकी मूल संवेदना है, ठीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे जो है वो काल्पनिक कल्पना के माध्यम से पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे जो है वो यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कल्पना के माध्यम से जो है वो खुश होते हैं और छतों से नीचे गिर भी जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों का यहाँ पर बाल मन जो है उसका वर्णन हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसमें बता सकते हैं कि इस पंक्ति का आशय है कि बच्चों का मन भी पतंगों की तरह जो है वो ऊंची उड़ान भरता है, ठीक है, ऊंची उड़ान भरता है। और साथ ही में जो है वो कल्पना पतंगों के माध्यम से अपने सपनों और उमंगों को व्यक्त कर रहे हैं और उनका उत्साह भी पतंगों के साथ साथ जो है वो आसमान के अंदर जो है आकाश में जो है वो उड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं। सीरीज को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए। सीरीज को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने ये तर्क दिए भाई सीरीज को भी कालजयी अवधूत मतलब कालजयी मतलब काल पर विजय प्राप्त करने वाला, अवधूत मतलब सन्यासी। यानी सीरीज का जो फूल होता है प्रिय विद्यार्थियों वो भी मतलब ग्रीष्म ऋतु के अंदर इतनी तपती लू, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर लू पड़ती है, इतनी तेज धूप होती है, उसके बावजूद भी वो खिलता फलता फूलता रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सीरीज की जो तुलना है वो यहाँ पे कालजयी यानी कि काल पर विजय प्राप्त करने वाला, अवधूत यानी सन्यासी से इसकी तुलना की है, क्योंकि सन्यासी को भी कोई सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे लेखक ने जो है वो यहाँ पे तर्क क्या दिया है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका भी आप अच्छे से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक है। वैसे तो ये सब प्रश्न मैंने करवा दिए हैं आपको, फिर भी इनको आप जरूर याद रखना, ठीक है। सीरीज का फूल एक सन्यासी की तरह सुख दुख की परवाह नहीं करता और जीवन की अजयता का मंत्र देता है, ऐसा आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेसिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। परचेसिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता। परचेसिंग पावर का अर्थ क्या होता है, खरीदने की क्षमता। जैनेन्द्र जी का चैप्टर है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको बताना है, ठीक है, कि परचेसिंग पावर क्या है। तो परचेसिंग पावर का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता, ठीक है। और जिनके पास जो है
खरीदने की क्षमता होती है, जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है कि बाजार के अंदर बाजारोपन बढ़ाते हैं। ठीक है, बाजारोपन का मतलब बाजार में होने वाला जो दिखावा है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार के निबंध जो बाजार दर्शन के अनुसार परचेसिंग पावर का अर्थ ये है एक तरीके से कि व्यक्ति के पास मौजूद धन की वे शक्ति जिससे वे बाजार में जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है। लेखक के लिए ये शक्ति फिजूल खर्ची को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोग अक्सर जरूरत ना होने पर भी सिर्फ अपनी परचेसिंग पावर दिखाने के चक्कर में जो है ऐसी ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो उनके लिए अनुपयोगी है। तो इस तरीके से बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर कवि के अनुसार बताना है। ठीक है, जैनेन्द्र जी के अनुसार यशोधर बाबू ओपी से घर लेट क्यों पहुंचते थे? तो यशोधर बाबू ओपी से घर लेट इसलिए पहुंचते थे क्योंकि वो जो है पहले बिड़ला मंदिर चले जाते थे और साथ ही जो है उनके परिवार के साथ थोड़ी बनती नहीं थी। ठीक है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है उनका सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, और ऑफिस की जैसे छुट्टी होती तो वो बिड़ला मंदिर में पूजा के लिए चले जाते थे, इस वजह से वो लेट पहुंचते। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की जूझ कहानी के आधार पर बताएगा? ये भी इंपोर्टेंट पर्सन है दत्ताजी राव, ये जो गांव के मुखिया जी होते थे। ठीक है, सबसे पहले लेखक का मन था कि वो पढ़े और जो है सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, नौकरी की चाह में लेखक पढ़ना चाह रहा था, जिससे क्या कि भाई उसका खर्चा चल सके। तो लेखक ने सबसे पहले इसकी बात पढ़े की बात जो है अपने माँ से छेड़ी, और माँ और लेखक दोनों आपस में जो है मतलब सलाह मशवरा करके दत्ताजी राव के पास गए, गांव के मुखिया के पास गए। ठीक है, तो दत्ताजी राव जो है उनकी पुकार सुनता है। ठीक है, और फिर इस प्रकार से मदद करता है। अब किस प्रकार से यहाँ पे मदद की है उसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके जो है जूझ कहानी के आधार पर इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें भी आपको इस प्रकार से बताना है कि भाई दत्ताजी राव ने लेखक की मदद इस प्रकार की कि उन्होंने लेखक के पिता को सबसे पहले बुलाया और लेखक को स्कूल जाने से रोकने के लिए, ठीक है, लेखक के पिता जो थे उनको डांटा। ठीक है, उनको भी समझाया कि भाई पढ़ेगा क्या महत्व होता है। ठीक है, फिर उन्होंने लेखक के पिता से कहा कि वे तुरंत लेखक को स्कूल भेजे और उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना डाले। उन्होंने लेखक के पिता से एक लिखित वादा भी लिया कि वे लेखक को स्कूल भेजेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बता रहा हूं इनके जरूर याद रखना। बाकी देखो ये सब क्वेश्चन तो वैसे मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अब यहाँ पर कोई मैं ऐसा नहीं कि आपको यहाँ उत्तर लिख के बताऊं, अब तो आपको बस समझना है, पढ़ना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना पेपर में आए प्रश्न, भले आपको वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, देख लेना, लेकिन ये याद कर लेना। अब यहाँ पर मैं कोई लिखा कर नहीं करवाऊंगा प्यारे, क्योंकि टाइम नहीं इतना। ठीक है, विचार व्यक्त करने, मनोभाव को कहने तथा प्रकट करने का साधन जो होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। भाषा का अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों का विनिमय। जब मुख्यार्थ की वादा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो तो वहां पर शब्द शक्ति होती है, वहां पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ये बता सकते हैं आप। फिर देखो आगे, रेमन पानी राखे बिना पानी सब सून, पानी गए ने उभरे मोती मानो चून। प्रयुक्त अलंकार में जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, रेमन पानी रखे बिना पानी सब सून, पानी गए ने उभरे मोती मानो चून। शब्द एक आया है पानी, और इस पानी का यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पानी का संदर्भ में मोती के संदर्भ में पानी का अलग अर्थ है, मानुष के संदर्भ में एक अलग अर्थ है, चून के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ है। पानी के संदर्भ, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा चमक। ठीक है, सॉरी, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत, और चून आटा के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अलग ही अर्थ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एक शब्द दे रखा है, उसका अलग अलग अर्थ श्लेष अलंकार होगा। अलंकार की विशेषता क्या है? फिर काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकार कहलाता है। और यहाँ पर दे रखा है मोशन, इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो मोशन का हो जाएगा आपके प्रस्ताव। प्रस्ताव ही होगा क्या? एक बार चेक कर लेती इसको, 2 मिनट रुकना, अभी मैं चेक कर लेता हूं। मोशन, MOTION, मोशन। बाकी अगला पर्सन देखो, जैसे एलिजिबिलिटी, हाँ मोशन का सही दे रखा है यहाँ पे। मोशन का क्या हो जाएगा? प्रस्तावी हो जाएगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी, इस शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ क्या होगा? वो पात्रता होगा। तो ये दोनों ही प्रश्न याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। मोशन का हो जाएगा आपके प्रस्ताव और एलिजिबिलिटी का हो जाएगा आपके पात्रता। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अच्छा, ये प्रश्न दे रखे, इसमें से 3 के बताने आप। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य? मृदंग की तरह मतलब यहाँ पे ढोलक की तरह बजाने की बात कही है। ठीक है, कि भाई दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का यहाँ पर क्या बजाने का क्या तात्पर्य है?
ये आपके जो है प्रश्न है, और इनका जो ये 2-2 नंबर के अंदर पूछे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये प्रश्न है। और यहाँ पे 3 प्रश्नों के देखो, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आप सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना अच्छे से। इसका तात्पर्य है कि बच्चों की किलकारियों और पतंगों की सरसराहट से वातावरण में संगीत जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो चारों दिशाओं में गूंजता है। बस इतना ही आपको इसका आंसर लिखना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, देखो ब वाला, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। देखना प्यारे विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक देखो, देखे भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी बात को सरल, सहज और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे ताकि सुनने वाले उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन, पर्दे पर वक्त की कीमत है, कवि का उक्त वाक्य से आशय स्पष्ट करो। तो यहां पर देखो, कवि के इस कथन का आशय यह है कि दूरदर्शन या मीडिया में समय बहुत मूल्यवान होता है और व्यवसायिक के चलते मानवीय संवेदना की उपेक्षा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं इसका। पर्दे पर वक्त की कीमत है, कवि का उक्त वाक्य स्पष्ट करें तो कवि इस कथन का आशय यह है कि दूरदर्शन या मीडिया में समय बहुत मूल्यवान होता है और व्यावसायिकता के चलते मानवीय संवेदनाओं की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा कि भाई एक अपाहिज व्यक्ति था, उसको लाकर तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे कि भाई आप अपाहिज हो क्यों हो, आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो कि नहीं पूछने चाहिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसमें। भक्तिन अपना वास्तविक नाम जो है वो लोगों से क्यों छुपाती थी। वैसे आपको पता ही होगा, भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, लक्ष्मी था, और लक्ष्मी को धन व सौभाग्य की देवी माना जाता है। भक्तिन ये चाहती थी कि भाई मैं तो गरीब हूं और मुझे मेरे वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ धन व सौभाग्य की देवी होता है। तो यहाँ पर भक्तिन तो बहुत गरीब थी, तो उसमें जब ये नौकरी मांग रही थी लेखिका से, तब उन्होंने अनुरोध किया भक्ति ने कि मुझे मेरे वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए। तब लेखिका उसके गले में कंठी माला और वेशभूषा को देकर उसका नाम रख दिया था भक्तिन। ठीक है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, कवि के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न आपके वो लुटन पहलवान जो है ना, वहां से लिया गया है। तो महामारी फैलने के बाद गांव में जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही दृश्य में अत्यंत भयावह व करुण हो गए थे। सूर्योदय के समय जैसे लोग एक दूसरे को सांत्वना देते, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है कि हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत सारी फैल रखी थी, तो बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। ठीक है, तो एक दूसरे को सांत्वना देते और दिनचर्या शुरू करने की कोशिश करते, लेकिन हर चेहरे पर डर और उदासी साफ दिखाई देती थी। ठीक है, जैसे सूर्यास्त होता तो माहौल और भी गंभीर हो जाता, क्योंकि अंधेरा बढ़ने के साथ ही बीमारी का भय और अकेलापन लोगों को जो है वो सताने लगता था। इस तरीके से यहाँ पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में आप अंतर बता सकते हो। फिर अगला देखो, कवि कुंवर नारायण अथवा लेखक महादेवी वर्मा का जीवन परिचय इंपोर्टेंट। ये कुंवर नारायण जी का और महादेवी वर्मा का ये भी इंपोर्टेंट है, दोनों जरूर याद रखना। भाई जन्म, मैंने देखो जन्म परिचय कैसे लिखते हैं इस कोर्स में मैंने बता रखा है। भाई आपको फिक्स लाइन है वही याद करनी है, बाकी जन्म कब और कहां हुआ 2-2 रचनाएं याद कर लेना, बस वही काफी है। ठीक है, चलो ओके, बस हो गए प्यारे विद्यार्थियों। ये तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर था, इसको आप ध्यानपूर्वक देखे। ये था प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने पेपर। ठीक है, ओके, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।